सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ईथर को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेट अस स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक होती है, हम उन रिएक्शंस को करने वाले हैं। तो पहला है जी हमारे पास रिएक्शन विद हेलोजन एसिड HI और HBr के साथ। तो एक अल्कोहल बनेगा और एक हेलोजन बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। दूसरा है क्या कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करें तो इथेनॉल एंड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। PCl5 के साथ अल्काइल हैलाइड एंड POCl3, और एसिटाइल क्लोराइड के साथ हमारे पास बनेगा अल्काइल हैलाइड और एस्टर। और अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास बनेगा इथाइल एसीटेट। तो ये जो सारे रिएक्शंस है अदर मतलब एक्सेप्ट फर्स्ट, ये वाले रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, नॉट इन एनसीईआरटी। पर हमारे को पता होना चाहिए, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार हमारे को इस तरह के रिएक्शन यूज आ जाते हैं कहीं ना कहीं कन्वर्जन में या किसी ना किसी तरीके से। तो इसलिए मैंने ये सारे रिएक्शन लिख दिए हैं। हम मेनली करने वाले हैं रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, तो हम फर्स्ट वाले के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड में हमने करना है जी रिएक्शन विद HX और प्रेफरेबली HI एंड HBr उसके साथ करेंगे। तो अगर हम HI लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये जो हमने ईथर लिया हुआ वो सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए अल्काइल ग्रुप, तो किसी भी तरीके से किसी भी साइड से बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बन गया जी CH3CH2OH और यहां पे बन गया ये C2H5। अच्छा, अगर हमने क्या किया कि HI सेम लिखा ऊपर और एक्सेस में डाल दिया HI, तो तब क्या होता है, तब हमारे पास इथाइल आयोडाइड ही बनता है और H2। तो ये आपने याद रखना कि अगर इथॉक्सी इथेन को हम HI के साथ कर रहे हैं लिमिटेड अमाउंट में तो इथेनॉल और इथाइल आयोडाइड बनेगा, पर अगर हम एक्सेस में ले रहे तो इथाइल आयोडाइड ये बना। अब ऐसे क्यों हुआ, देखिए कि क्यों बन गया होगा ये। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं। सपोज कि मैंने ये HI डाला जो कि लिमिटेड अमाउंट में था, तो क्या बन गया, इथेनॉल बन गया और इथाइल आयोडाइड बना। अब क्योंकि HI हमारे पास एक्सेस में, तो जो ये बन गया ना यहाँ पे इथेनॉल बना। आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा हुआ है, अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ है और अल्काइल हैलाइड के अंदर भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम अल्कोहल के अंदर HI डालते हैं तो क्या बन जाता है, आयोडाइड बन जाता है, अल्काइल आयोडाइड। तो जो क्योंकि HI हमारे पास एक्सेस में है तो जो ये इथेनॉल बना था ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2I और H2O। तो तब हम इसको एक ही स्टेप में लिख देते हैं कि हमारे पास एक्सेस में डालने पर आयोडाइड ही बनेगा। ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें मैकेनिज्म्स का। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद हेलोजन एसिड HI एंड साइट ऑफ क्लीवेज, ये बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद HI एंड साइट ऑफ क्लीवेज। तो हम क्या करते हैं, हम ये एक ईथर ले लिया जी हमने, मिथॉक्सी इथेन, और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये हमारे पास ईथर है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर, और इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं। दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर एंड ऑक्सोनियम आयन, और साथ में यहां से ये आई तो निकल गया बाहर जो कि न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। तो दिस इज ऑक्सोनियम आयन और समटाइम कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर। अब क्या है कि हमारे पास जो ये ऑक्सोनियम आयन है इसने क्या करना है, अटैक करना है किसी भी अल्काइल ग्रुप के ऊपर। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये I नेगेटिव है, क्योंकि इसने सब्स्टिट्यूट करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है वहां पे, तो CH3OH CH2CH3 ये ऑक्सोनियम आयन था,
अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, हमने पहले भी बहुत बार इस तरह का मैकेनिज्म किया हुआ है कि वो क्या करता है कि CO की बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देता है। अब वो इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, इस साइड से भी कर सकता है। तो हमने वो देखना है कि जो I है वो उस साइड को अटैक करेगा जहां पे उसको कम स्टेरिक हिंड्रेंस मिले, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट बननी है बीच में। तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो I जो है वो इसके ऊपर इस साइड से अटैक करेगा जहां उसको कम रुकावट मिले, कम भीड़ मिले, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या हुआ हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी जी, जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो रही है और नई बॉन्ड जो है हमारे पास वो बनना शुरू हो रही है। C2H5 लिख दिया जी। तो दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि I जो है स्मॉलर अल्काइल के ग्रुप अटैक करेगा, तो हमारे पास बन गया यहां पे CH3I और CH3CH2OH। तो ये कौन सा मैकेनिज्म, दिस इज SN2, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SN2 में जो रिएक्टिविटी किससे कंट्रोल होती है, अल्काइल ग्रुप के साइज से, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसका साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली वहां पे जाके अटैक करेगा। तो हमने क्या लिखा कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद HI एंड साइट ऑफ क्लीवेज। तो अब साइट ऑफ क्लीवेज में हम पहला केस कर रहे हैं। तो इफ अल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो अल्काइल ग्रुप ईथर के मतलब ऑक्सीजन के राउंड लगे, प्राइमरी और सेकेंडरी हो, तो जो रिएक्शन है हमारे पास दैट विल प्रोसीड बाय SN2 मैकेनिज्म। तो रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म एंड जो हैलाइड है इट विल फॉर्म फ्रॉम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, यानी जो RI बनेगा वो बनेगा फ्रॉम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। जैसे आप ऊपर मैकेनिज्म में देख सकते हो कि I ने स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक किया बिकॉज दैट विल ऑफर लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात आपने ध्यान रखना है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि मैंने एक ये लिया जी, चलिए अब यहां पे ये 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, ये 3 कार्बन वाला, जैसे ऊपर भी था एक वाला था, एक 2 वाला था। तो जब हम HI के साथ इथॉक्सी 1 इथॉक्सी प्रोपेन को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, I किसके ऊपर अटैक करेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के ऊपर। यानी जो बॉन्ड की क्लीवेज हमारी ये होगी, जो साइट ऑफ क्लीवेज है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप वाली होगी, क्योंकि रिएक्शन किससे हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म से। तो हैलाइड आयन इसमें अटैक करेगा तो हमारे पास आयोडोइथेन बना और CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1 होल बन गया। ठीक है, तो पहला केस ही होगा। एक और ले लेते हैं जिसमें एक अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी हो, एक प्राइमरी हो। अब ये है जी हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां पे, यानी कौन सा ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। अगर हम HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मैंने क्या लिखा था कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो तो रिएक्शन विल प्रोसीड बाय SN2 मैकेनिज्म एंड हैलाइड विल फॉर्म फ्रॉम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप SN2। तो बॉन्ड कौन सी टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया जी हमारे पास, और जो हैलाइड है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप से बना। तो फर्स्ट केस था कि इफ अल्काइल ग्रुप इज दिस। नाउ केस नंबर 2, if one alkyl group is tertiary, if one alkyl group is tertiary then reaction will proceed by a SN1 mechanism। SN1 mechanism, तो therefore जो अल्कोहल बने, जो हमारे पास आयोडाइड बनेगा या हैलाइड बनेगा, हैलाइड विल फॉर्म फ्रॉम टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। क्या मतलब हुआ इस बात का, फिर मैकेनिज्म से देखेंगे कि क्यों हुआ होगा ऐसा। अगर एक अल्काइल ग्रुप टर्शियरी ग्रुप है हमारे पास, तो हमारे पास बोलते जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से होगा, और SN1 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी किससे कंट्रोल होती है, बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, तो उस केस में हमारे पास ये हो जाएगा कि जो I है वो टर्शियरी के ऊपर लग जाएगा। मतलब आप इनडायरेक्ट ये भी बोलते हो कि जो I है वो लार्जर अल्काइल ग्रुप के ऊपर जाके अटैक करेगा, और तो इस बार क्लीवेज होगी, कौन सी बॉन्ड, इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी।
अभी तक हम किस में कर रहे थे, जिसमें जो छोटे अल्काइल ग्रुप वाले की थी। तो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसा हुआ होगा ये, या क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास, हम यहीं पे इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जैसे ऊपर भी अभी हमने लिखा कि ऑक्सोनियम आयन जो है वो बन गया हमारे पास, यानी इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया एंड वी गेट ऑक्सोनियम आयन, और ये न्यूक्लियोफाइल निकल गया बाहर। अब सेकेंड स्टेप में अभी हमने मैकेनिज्म में क्या किया था कि हैलाइड आयन एक अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो CO की बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां पे दो बातें हैं। यहां पे जो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया था हमारे पास, भाई या तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाए, जैसे अभी हमने ऊपर वाले मैकेनिज्म में किया था, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो अगर बॉन्ड ब्रेक होने से अल्काइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल बनता है, मतलब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है, तो वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। पर अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल, यानी कार्बोकेटायन ग्रुप ज्यादा स्टेबल नहीं बना, अल्काइल ग्रुप हमारे पास प्राइमरी हुआ, तो फिर वो वेट कर लेगा हैलाइड आयन का। यहां पे क्या है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बॉन्ड टूट जाए और CH3 बन जाए, और मतलब CH3OH या कुछ भी बन जाए हमारे पास, यहां से अल्कोहल बन जाए और CH3 के ऊपर आई अटैक करे, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ये यहां पे ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होती है हमारे पास, तो क्या हो गया, CH3 कार्बोकेटायन बन गया, टर्शरी कार्बोकेटायन। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो CH3OH ये बन गया, तो अल्कोहल जो है छोटे अल्काइल ग्रुप से बन गया। तो यहां पे रिएक्शन हुआ SN2, और फिर फर्दर क्या आएगा, जो I नेगेटिव आएगा वो जाके इसके ऊपर कर देगा अटैक। तो बिकॉज टर्शरी, सॉरी गलती लिख लिया था, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। तो रिएक्शन अब SN1 मैकेनिज्म से होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बन गया हमारे पास। तो जो हैलाइड बनेगा दैट विल बी फ्रॉम टर्शरी अल्काइल ग्रुप। तो सम अप करते हैं बात को कि अगर वन अल्काइल ग्रुप हो टर्शरी, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा SN1 मैकेनिज्म से, और SN1 मैकेनिज्म में रेट या रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, और क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमारे पास आप देख ही पा रहे हो कि टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा बनेगा, तो वो आई का वेट नहीं करेगा, बल्कि पहली अल्कोहल निकल जाएगा वहां से बाहर। तो ये हो गया जी हमारे पास सेकेंड केस। थर्ड में कर लेते हैं हम साइट ऑफ क्लीवेज में एल्काइल एराइल ईथर। थर्ड केस एल्काइल या एराइल एल्काइल ईथर। जैसे हमने ये एनिसोल लिया, तो इसमें क्या होगा, अगर तुमने शॉर्टकट वैसे दिमाग प्रॉपरली रीजन नहीं समझना है, वैसे आइडियल गाना है, तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड यही ब्रेक होगी, ऑफ कोर्स बॉन्ड यही ब्रेक होगी, और हमारे पास फिनोल बन जाएगा और इथाइल आयोडाइड। पर आप रीजन वो नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पे। आंसर तो अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आता और आपने ये तुक्का लगा दिया कि आई जो छोटे के ऊपर अटैक करेगा, तो ये पार्शियली तुक्का, मतलब आंसर तो ठीक है, पर रीजन आपको पता होना चाहिए। तो रीजन कैसे करें, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, वही HI अटैक करेगा और हमारे पास बनेगा ऑक्सोनियम आयन। ठीक है जी, ऑक्सोनियम आयन और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। अब यहां पे क्या है कि कौन सी बॉन्ड टूटेगी, भाई मैं यहां पे इसको थोड़ा सा मार्क कर दूं रेड पेन से। मेरे पास दो तरह की बॉन्ड है, यहां पे बेंजीन का कार्बन है, तो इस कार्बन की अगर आपको याद होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। और दूसरा क्या होता है यहां पे sp, और साथ में जो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड में इन्वॉल्व है। मतलब अगर मैं यहां पे अलग से ड्रॉ कर दूं आपको इसको इस तरह से, तो जो बेंजीन का कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है।
इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये है। तो दो बातें हैं कि एक तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2, उससे क्या होगा कि उसने जो C और OH के इलेक्ट्रॉन को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ अपनी तरफ, पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट यहां पे क्या होगा, जो बेंजीन का कार्बन और जो ऑक्सीजन है उनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। दैट मीन्स कि जो ये वाली बॉन्ड है दिस इज क्वाइट स्ट्रांग बॉन्ड, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगी। तो फिर आई किस साइड के अटैक करेगा, इस साइड से तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर आई को इस साइड मतलब अटैक करना पड़ेगा, जो कहां पे स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के ऊपर करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस बट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ CO बॉन्ड। ये CO बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है जो बेंजीन का कार्बन और ये है, तो इस वजह से हमारे पास इस केस में भी क्या आ जाएगा, जो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया था यहां पे, फिर ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी और I नेगेटिव इसके ऊपर करेगा अटैक एंड वी गेट फिनोल। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास जो मैकेनिज्म तो SN2 ही हो रहा है यहां पे भी। तो हम कर रहे हैं साइट ऑफ क्लीवेज। सबसे पहले हमने किया कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहे हैं हम, अगर एल्काइल ग्रुप होगा प्राइमरी या सेकेंडरी तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा SN2 मैकेनिज्म से और हैलाइड जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप से बनेगा। दूसरा केस हमने क्या किया कि इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी तो रिएक्शन विल प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म एंड हैलाइड विल फॉर्म फ्रॉम टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। थर्ड केस हमने क्या किया कि अगर एराइल एल्काइल ईथर होगा तो आई जो है वो एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड को ब्रेक करेगा आई, ना कि ऑक्सीजन ग्रुप और बेंजीन वाला कार्बन। ये जो मैंने यहां रेड कर लिया नहीं ब्रेक होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड एक्सेप्शनली स्टेबल। थर्ड केस में करते हैं हम, और तीसरा केस आता है हमारे पास इसमें बेंजाइल एल्काइल ईथर। थर्ड केस बेंजाइल एल्काइल ईथर। तो अगर हम बेंजाइल एल्काइल ईथर देखें, ये है जी बेंजाइल एल्काइल ईथर। तो इस बार हमारे पास क्या होगा, जो आई है वो यहां पे अटैक करेगा, बेंजाइल ग्रुप के अटैक करेगा, मतलब ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी CH2I प्लस CH3 CH2OH। अब ऐसा क्यों हुआ, यहां पे भी भाई फिर से हमारे को समझना पड़ेगा कि कहीं कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल तो नहीं बन रहा है, और इस केस में कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। क्यों, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन तो होता ही ज्यादा स्टेबल है। सो लेट अस सी कि क्या होगा, CH2O CH2CH3। तो फर्स्ट स्टेप में HiHCl HBr ऐसा अटैक किया और माइनस I नेगेटिव निकल गया हैलाइड आयन, और हमारे पास क्या बन गया, अगेन ऑक्सोनियम आयन, H। अब देखो यहां पे क्या है, अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती तो हमारे पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन। अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी तो हमारे पास ऑफ कोर्स इतना स्टेबल नहीं बनेगा, तो उस साइड से तो पॉसिबल मतलब कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये आई का वेट नहीं करेगा, जो हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बना इट विल नॉट वेट फॉर आई, बल्कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और हमारे पास क्या निकल गया, माइनस CH3 CH2OH, एल्कोहल निकल गया और ये बन गया जी बेंजाइल कार्बोकेटायन। यानी जो रिएक्शन हो रहा है हमारे पास वो SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन ये ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो फिर I नेगेटिव जाहिर सी बात है इसके ऊपर अटैक करेगा एंड फाइनली वी विल गेट बेंजाइल आयोडाइड। तो तब ये रिएक्शन हमारे पास ऐसे हुआ। तो दिस वाज द केस ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड विद एल्काइल ग्रुप। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके ऊपर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं NCERT से और फिर उनको करते हैं सॉल्व।
तो ये क्वेश्चन है जी कि राइट द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग विद HI। हम HI के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं सबका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी इसमें। यहाँ पे एक जो एल्काइल ग्रुप है वो है हमारे पास सेकेंडरी और एक एल्काइल ग्रुप है हमारे पास प्राइमरी। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। तो SN2 का तो I किसके ऊपर अटैक करेगा, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है। तो हमारे पास इस कैटेगरी में ये NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दोनों इकट्ठे लिख दिए यहाँ पे, CH3 CH2 CH CH2OH और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी तो I हमारे पास यहाँ पे आ गया CH3 CH2I। अब इसमें देखें अगर हम यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप कौन सा है, प्राइमरी, और एक कौन सा है, टर्शियरी। तो जब हम HI के साथ करेंगे तो इस बार कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN1, और SN1 में हैलाइड किसके ऊपर अटैक करेगा, टर्शियरी ग्रुप के ऊपर, तो बॉन्ड ये वाली ब्रेक होगी फिर CH2OH और CH3 CH3I। अब यहां पे क्या है, एक बेंजाइल ग्रुप है एक फिनाइल ग्रुप है, बेंजाइल फिनाइल ईथर। तो फिर क्या, अभी जो लास्ट ऊपर हमने मैकेनिज्म किया कौन सा होगा, SN1 होगा। SN1 में क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और ये वाली बॉन्ड तो वैसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इस बेंजीन के कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो I जो है इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, CH3 मतलब CH2I, और हमारे पास फिनोल बन गया जी। तो ये सॉल्व एग्जांपल थे तीन। अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT के कि HI के साथ मतलब इनको कंप्लीट करना है हमने। तो इस बार दोनों ही एल्काइल ग्रुप प्राइमरी है, पर छोटे एल्काइल के ऊपर जो है वो I अटैक करेगा। क्या बना, CH3I एंड प्रोपेन 1 मोल। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने मैकेनिज्म भी लिया था। अच्छा, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप टर्शियरी है और एक, तो टर्शियरी में यहाँ पे तो क्या हुआ मैकेनिज्म, SN2। यहाँ पे कौन सा हो गया, SN1। तो CH3 ऐसा खोल के लिख सकते हैं हम इसको, CH3I और C2H5OH। और लास्ट है हमारे पास फिनेटोल। कौन सी बॉन्ड टूटेगी, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी। अगेन SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म होगा, तो क्या बना, फिनोल प्लस इथाइल ब्रोमाइड, Br भी दिया जा सकता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन है हमारे पास, आप इसको खुद कर सकते हो, और ये है हमारे पास 11.28 जो एक्सरसाइज का है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, 11.28 में क्या बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद नंबर 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो 1 प्रोपोक्सी सिमेट्रिकल ईथर, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो। देन मिथॉक्सी बेंजीन, जैसे यहाँ पे इथॉक्सी बेंजीन था वैसे मिथॉक्सी बेंजीन है। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 होगा। देन फिर है हमारे पास बेंजाइल इथाइल ईथर। बेंजाइल इथाइल ईथर जैसे यहाँ पे बेंजाइल फिनाइल, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दो और SN1 से हो जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अगला करते हैं हम, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नंबर बी। सो नंबर बी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एराइल एल्काइल ईथर होते हैं हमारे पास, इन एराइल एल्काइल ईथर जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो दो काम करता है। एनसीईआरटी में बाकायदा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एराइल एल्काइल ईथर एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द aromatic ring for electrophilic substitution and further electrophilic substitution take place at ortho and para position। तो पहली बात कि ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या करता है कि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। सो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, दैट इज व्हाई इट एक्टिवेट एरोमेटिक रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड फर्दर इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगी फिर, ऑर्थो एंड पैरा पे।
तो हम +1 के सिलेबस में भी पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन वाले में, और हमने फिनोल में भी पढ़ लिया है, हमने एराइल हैलाइड में भी पढ़ लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी होती है, 5 या कह लो 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, फिर पैरा पे, फिर दोबारा से ऑर्थो पे बढ़ गई। तो इस तरह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और एक्टिवेटर ग्रुप है हमारे पास। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, वही जो सारे होते हैं। तो एनिसोल की जो हमारे पास रिएक्शन है, तो सबसे पहला हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज हेलोजिनेशन। सो पैराब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस का रीजन रहेगा। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है हमारे पास कि ये बना जी हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिसोल। मेरे पास यहां स्पेस कम है, मैं यहां लिख देता हूं पैरा नाइट्रो एनिसोल, और उसी तरह से ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। मेजर कौन सा होगा, ये मेजर होगा पैरानाइट्रो एनिसोल। यहां पे क्या है हमारे पास, पैरामिथाइल एनिसोल एंड दिस इज ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। तो ये पैरा हो गया, पैरामिथाइल एनिसोल, आपने खुद लिख लेना पैरामिथाइल एनिसोल, दिस इज ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और दिस वन यहां पे क्या है, अब 1 इसको मिलेगा 2 3 4, तो दिस इज 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ध्यान रखना 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड दिस इज 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल ऊपर लिख दिया, क्राफ्ट एसाइलेशन। और सल्फोनेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, SO3H ग्रुप आ जाएगा यहां पे, तो आपने इसको खुद लिख लेना। तो नाम ध्यान रखना है आपने, दिस इज जो मैंने पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर ही होगा सब में। दिस इज 1 2 3 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, एंड दिस इज 2 मिथॉक्सी या ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक छोटी सी बात कि अगर आपको फिनोल से हम इसको कंपेयर करें, तो फिनोल में तो हमने और भी रिएक्शन की थी, कॉल्ब्स रिएक्शन की थी, राइमर-टाइमन रिएक्शन की थी और कपलिंग रिएक्शन की थी। तो क्या एनिसोल भी ऐसे रिएक्शन देता है, नो। तो हमने एक बात यहां पर रखनी है याद कि जो एनिसोल है इट इज लेस रिएक्टिव देन फिनोल, therefore it do not give कौन सी, कॉल्ब्स रिएक्शन, कॉल्ब्स-स्कीमिडिट रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन। तो इट डू नॉट शो। तो ये होगी हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखें तो एनसीईआरटी बुक में तो हमने कर लिया है सारा, पर थोड़ा सा एक दो कुछ और भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार अगेन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे को जरूरत पड़ जाती है, और उनमें हम कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन, नंबर सी कैटेगरी में भी रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन। तो जो ईथर होते हैं ना वो क्या होते हैं, ईथर जो है क्योंकि इनमें लोन पेयर है तो दे एक्ट एज अ लुईस बेस, मतलब दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे CH3 CH2O ऐसा लिख दिया मैंने, इथॉक्सी इथेन ए के लिया जी। तो यहां पे अगर हम कुछ देखें इसके कुछ रिएक्शन, तो HCl या H2SO4 के साथ, यानी ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलेंगे। CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 CH3 और Cl नेगेटिव बाहर आ गया हमारे पास। सो दिस इज डाइइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया डाइइथाइल
ऑक्सोनियम क्लोराइड। उसके अलावा अगर हम H2SO4 के साथ देखें तो H2SO4 के साथ भी, क्योंकि लुईस बेस है ना, तो ये एसिड के साथ क्या बना देंगे, सेम जैसे ऊपर भी बना CH3 CH2OH डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 नेगेटिव, यानी सॉल्ट बना दिया इसने। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास लुईस बेस है, तो अगर हम BF3 लेते हैं, लुईस एसिड, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बनाती हैं। तो ये हो गया जी रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन। नंबर डी, ये भी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, और रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, डी पार्ट, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इसमें हम 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहला हम कर रहे हैं हेलोजिनेशन इन डार्क। तो अगर हम डार्क में हेलोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास यहां पे 2 Cl आ जाएगा, मतलब, और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। एंड दिस इज नोन एज अल्फा डाइक्लोरो इथाइल ईथर, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। अगर हम लेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो 10Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सारे के सारे जो है हमारे पास हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। जितने भी थे वो सब के सब रिप्लेस हो गए। तो 3 और 2 5 और 5, तो 10HCl निकल गया जी बाहर। दिस इज कॉल्ड परक्लोरो डाइथाइल ईथर, परक्लोरो डाइथाइल ईथर। और लास्ट जी, अगर एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, एयर और लाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाता है इसमें, OH, ये बन गया जी हमारे पास। दिस इज 1 इथॉक्सी इथाइल, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसके बारे में कुछ बात है। जो ये 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड बना, ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। तो जो परऑक्साइड्स बने, दे आर अनस्टेबल कंपाउंड एंड दे डिकम्पोज वायलेंटली ऑन हीटिंग एंड दैट में लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। तो क्योंकि जो 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड है, अगर हम इनको गर्म करें तो वो एकदम एक्सप्लोड होते हैं और सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि इनको हीट करने की जरूरत क्या है, तो कई बार तो सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाए तो ये एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी हम कोई साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम एपरेटस को क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारे पास केमिकल यूज कर रहे हैं, हम मान लो हमने ईथर से कोई प्रैक्टिकल करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो ईथर को भी हम प्रॉपरली जो है उसको अच्छे ढंग से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि कोई इंप्योरिटी तो नहीं है। तो अगर हमने सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है, हीट करना। तो अगर हमने ईथर को हीट किया और बाई चांस उसके अंदर इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, तो जैसे हम हीट करने लगेंगे तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, पहले चेक करते हैं कि कहीं उसके अंदर परऑक्साइड तो नहीं है। तो क्या करेंगे, टू चेक परऑक्साइड,
इन ईथर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ईथर है उसमें हम फ्रेशली, जो ओल्ड सैंपल है ईथर का, उसमें हम एक चीज डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, और उसके बाद उसके अंदर हम डाल देते हैं और KCNS। अगर हमारे पास ब्लड रेड कलर आ गया, ब्लड रेड कलर आ गया, तो दैट इंडिकेट्स कि ईथर इज देयर, ईथर कंटेन परऑक्साइड। तो उससे हमारे को चेक किया हमने। हाउ टू रिमूव परऑक्साइड। तो जो हमारे पास सैंपल है ईथर का जिसके अंदर परऑक्साइड है, उसमें हमने क्या किया, तो ईथर को हमने शेक किया एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन के साथ और फेरस सल्फेट के साथ। तो उसको हमने शेक करेंगे एक्सेस ऑफ KI और फेरस सल्फेट। तो वो क्या कर देगा, वो उसमें से जो है वो परऑक्साइड जो था उसको रिमूव कर देगा उसको। तो ये हमारा जो टॉपिक है ईथर का, वो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। और हैंड रिटन नोट्स तो पहले डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, पर उसके अलावा कुछ जो है वो NCERT बेस्ड अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपलोड किया गया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा वहां पे। थैंक यू।